हेलो हेलो हेलो। शुरू करें। आप सोच रहे होंगे तिलक क्यों लगा हुआ है सर। अरे वो पंडित जी हैं, पूजा करते हैं। वो बेचारे आए थे, बड़े रो रहे थे, उनको कैंसर का शिकायत हो गया है। तो आए तो पहले हमको टीके लगा दिए। अब तो रो रहे थे तो उसको रोक भी नहीं सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम टीका नहीं लगा सकते हैं, टीका तो लगा ही सकते हैं। हम तुमको जो बोले तुम उसको गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है। हम ये बोले कि कर्म करो, भीख नहीं मांगो। हम ये थोड़े बोले कि भगवाने को नहीं मानो। तो बेचारे कैंसर हो गया है। अब 3 गो बेटी है, बेटो नहीं है। किसी तरह तेओ का ब्याह किए, पिछला बार हम भी मदद किया। अब ये स्थिति के अपने उन्हें रहेंगे तो अब बीवी भी नहीं है। अब 3 आदमी, 2 गो बेटी है, 1 गो बेटा रह रहे हैं। हम 1 गो अपना, तीनों रहते हैं 1 गो रूम लेके लॉज में। अब रोने इतना लगे तो पहले वो पंडित जी तो समझिए रहा है, पहला काम है उसको टीका लगा देना है ताकि जजमान जो है शांति को प्राप्त करे। आज इधर शुरू करें हम लोग। दोस्त मेरे, मधुमक्खी के बारे में हम आपको बताए थे, याद है ना? मधुमक्खी के बारे में बताइए, क्या बताए थे? काय गो रानी, एक नर, 2 साढ़ा। मधुमक्खी जब डंक मारेगा कौन एसिड? फॉर्मिक एसिड। खूब पढ़ के जाता। मधुमक्खी डंक मारेगा फॉर्मिक एसिड, मधुमक्खी डंक मारेगा फॉर्मिक एसिड। चींटी डंक मारेगा, हमको एक बात खाली बता दो, चींटी हो कि मधुमक्खी हो, चींटी हो कि मधुमक्खी हो, फॉर्मिक एसिड ना। अरे बोलो ना रे, फॉर्मिक अम्ल। कितने लोगों का इसका फॉर्मूला पता है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करना है खाली। ऑनलाइन वालों फॉर्मूला पता है 1 टाइप करो, नहीं पता है 2 टाइप करो। कितने लोगों को फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला पता है? रेज योर हैंड। पक्का? चश्मा वाले बताओ, इसको पता होगा। है बक झूठे कुछ से कुछ चट्टा। बोलो। हाँ, वेरी गुड। आप मास्टर ही करते थे क्या? हाँ, बोले ना गांव में मास्टर होगा ही। देखो, फॉर्मिक एसिड को कहते हैं HCOOH। बोलो हाँ। एक कार्बन है, इसको मिथ कहते हैं। COH फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसको कहते हैं मिथेनोइक एसिड। कौन एसिड कहते हैं? मिथेनोइक अम्ल। कौन अम्ल कहते हैं? अरे चींटी और मधुमक्खी में कौन अम्ल? फॉर्मिक अम्ल, HCOH। अब मिथेनो, एक मिनट, एक बात बताइए, जितना मास्टर के पास आप पढ़े होंगे सब टीचर आपको ये बताया होगा चींटी और मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड। ये बताया है कोई? अब दोस्त हम बताए हैं, तो राई बीपीएससी टीआरई के क्वेश्चन है। अभी हम देख रहे थे प्रीवियस ईयर बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है। तो यहां तक पढ़ेगा तो दिक्कत होगा, यहां से यहां तक जाओगे दिक्कत नहीं होगा। एक और क्वेश्चन इसी तर्ज पर हम आपको बता देते हैं। विनेगर में हम लोग क्या पढ़ते हैं? अरे विनेगर में सिरका का था, विनेगर का, सिरका का इंग्लिश नाम है विनेगर रे चुट्टा। सिरका का इंग्लिश नाम है विनेगर। अब विनेगर में हम लोग पढ़ते हैं एसिटिक एसिड। रे पढ़ा है कभी? आइए, एसिटिक एसिड बोले तो CH3COOH। बोले नहीं करेगा। आज 2 को कार्बन है, इसलिए इसको कहते हैं इथेनोइक एसिड। आज तू एक रट्टा मारता है सिरका विनेगर। सिरका का इंग्लिश नाम है विनेगर, और इसमें कौन एसिड होता है? एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। धीरे धीरे पढ़ लीजिए, ये सब याद नहीं करना है, अपने हम याद करवा देंगे। तो इसको कहते हैं इथेनोइक एसिड। कौन एसिड? आहे ही तोरा पूछा है। मिथेनो, जल्दी लिखना, लिखा बढ़े। ये तोर भाई न है रे, ये तोर भाई न है? हैं? रे तुम प्रिंस का भाई न है रे? कहता ना है, तू नहीं जानता है? अब बताओ, ये लड़का इधर से आ रहा था, अपना एक भाई है, कहता उधर से घूम के जाओ। पगला है। ये अपनी बीवी का नंबर पनौती के नाम से सेव कर ले। अब भाई को चीन नहीं रहा, ये गलत बात न है। हो गया।
अरे बोलो ने सिर का ई समझा, ई क्वेश्चन किस स्टैंडर्ड में जा रहा है। ये टीआरई का क्वेश्चन अभी हम करवाएंगे आपको। ये बात आप जान लीजिए दोस्त, 1 to 5 हो के 6 to 8 हो के 9 10 हो, सबको एक के क्वेश्चन है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। पूरा पढ़ लीजिएगा तभी सारा क्वेश्चन बना पाइएगा। अगला बढ़े। अभी हम संजोग से देख रहे थे प्रीवियस ईयर, आपका तो दिखाई दिया, सोचे बता देते हैं। मछली का कंकाल, इसको काट दो, कुछ नहीं है। मछली के कंकाल की क्या भूमिका है? मछली के कंकाल की भूमिका श्वसन प्रणाली को क्या करना? सपोर्ट करना। लिख लो, मछली के कंकाल की भूमिका किसको सपोर्ट करना? श्वसन प्रणाली को सपोर्ट करना। फिन्स कहां होता है रे? ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह ना। ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है, आगे भी होता है और पीछे भी। अब मछली के कंकाल का क्या भूमिका है? श्वसन प्रणाली को क्या करना? सपोर्ट। अब मछली का श्वसन किससे होता है? गिल से। गिल से श्वसन होता है। गिल से क्या होता है? श्वसन होता है। गिल से क्या होता है? श्वसन। श्वसन को मंद दहन कहते हैं, पता है? नहीं पता? श्वसन को मंद दहन कहते हैं। आप बताओ, दहन में उष्मा देगा कि लेगा? तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है उष्मा छिपी उष्मा शोषी से। आप विस्थापन अभिक्रिया फलना अभिक्रिया तोरा पूछे हुए है दोस्त मेरे। अगर दहन होगा तो उष्मा देगा कि लेगा? अरे आग जलाएंगे तो उष्मा देगा ना। आप पानी गर्म करेंगे तो उष्मा लेगा। तो जब भी आप ध्यान रखिएगा, श्वसन को मंद दहन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? श्वसन को मंद दहन कहते हैं। और ये उष्मा क्षेपी है कि उष्मा शोषी? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। लिखे, श्वसन को कौन दहन कहते हैं? मंद दहन। बढ़े। टेस्ट के लिए तैयार रहो, क्वेश्चन बन गया है। पूरा खत्म होगा तब, इस सप्ताह के बाद ज्योग्राफी का भी टेस्ट होगा, अलग अलग होगा। कहते हैं कंधे की हड्डी किस प्रकार की संधि? कंधे की हड्डी है ना, यह कंधे की हड्डी। छोटा मुंडी और धड़ को जो जोड़ता है गर्दन की हड्डी है। गर्दन की हड्डी कहेगा पाइवोट ज्वाइंट। कौन ज्वाइंट? पाइवोट ज्वाइंट उस ज्वाइंट को कहते हैं जो सभी दिशाओं में घूमे। यहां पर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ना, बोलवे नहीं करेगा। अरे बोलो ना रे, यहां पर जो ज्वाइंट होगा आपका, ये कौन ज्वाइंट होगा? बॉल, गेंद एंड सॉकेट, ये वाला ज्वाइंट होता है। बॉल ये हुआ, सॉकेट ही दोनों तरफ से हुआ, इसको कहते हैं बॉल एंड। और ज्वाइंट को हम डिटेल में अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी बस थोड़ा सा देख रहे हैं, ज्वाइंट और आगे देखेंगे। बॉल एंड कौन ज्वाइंट? सॉकेट ज्वाइंट। अब गर्दन में कौन ज्वाइंट? गर्दन में कौन ज्वाइंट? पाइवोट ज्वाइंट। पढ़े। अगला 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 कहता, सर्प के शरीर में कौन सा हिस्सा मिलकर लहरदार गति उत्पन्न करता है? ये जो विशेष प्रकार की अस्थियां होती है, इन अस्थियों से वो लहरदार गति उत्पन्न करता है। कहता है सर्प के शरीर में कौन सा हिस्सा मिलकर लहरदार गति उत्पन्न करता है? विशेष पेशियां, जो विशेष हड्डियों से जुड़ा होता है। बताओ, सर्प के दंश को खत्म करने, विष को खत्म करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? एंटी वेनम। क्या लेते हैं? एंटी वेनम लेते हैं, जिस पर हम लोग आगे प्रकाश डालेंगे, अभी इतने ही समझेंगे। बताओ, मानव कंकाल तंत्र की सबसे छोटी हड्डी। कान में 3 गो हड्डी होती है, एगो स्टेपिस, इनकस, मेलस। लिख लो, कान में 3 हड्डियां होती है, स्टेपिस, इनकस, मेलस। कान में 3 हड्डियां कौन कौन? मेलस, इनकस और स्टेपिस। लिखे। सबसे छोटी हड्डी कौन? स्टेपिस। मेलस, इनकस और स्टेपिस। मेलस, इनकस और स्टेपिस। अब बताओ, सबसे बड़ी हड्डी कौन? जांघ की हड्डी ना। अब बताओ तो, दांत के एनामेल में कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, और हड्डी में कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डी में खाली कैल्शियम की, फास्फोरस की, दोनों। अधिक मात्रा में कैल्शियम, अधिक मात्रा में कैल्शियम। सही है। अगला अगला अगला, मानव कंकाल तंत्र में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, और सबसे बड़ा फीमर ना।
दोस्त मेरे, हड्डी में सबसे अधिक कैल्शियम और फास्फोरस। लेकिन बताओ इनामेल मजबूत कठोर होता है कि कठोर नहीं होता है? कठोर होता है दोस्त मेरे। तो उसमें बताओ कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट कहता है। तो इस चैप्टर का नाम है जंतुओं की गति, है 9वां चैप्टर है। कमर की हड्डी की सबसे बड़ी और ज्यादा कटावग्रस्त हिस्सा, ये रीढ़ की हड्डी। कौन हड्डी? कमर की हड्डी की सबसे बड़ा कटावग्रस्त, कटाव है कि नहीं हर जगह? कटावग्रस्त हिस्सा को कहा जाता है बैठने की हड्डी। इसको लिखो रीढ़ की हड्डी। क्या लिखो इसको? बैठने की हड्डी, या इसको लिखो रीढ़ की हड्डी। इसको हम लोग बैठने की हड्डी या रीढ़ की हड्डी, हट जाएगा तो हर बैठ नहीं पाओगे। लिखे कमर हड्डियों में सबसे बड़ा, और देखो यही सब भाषा है जो चेंज कर देता है तो गड़बड़ा जाता है। कटावग्रस्त हिस्सा को क्या कहते हैं? बैठने की हड्डी या कौन हड्डी? रीढ़ की हड्डी। किसी हड्डी में ह्यूमरस कहां पाया जाता है? बताओ दोस्त मेरे, ह्यूमरस देखो तो यही ना है रे, ये ह्यूमरस, यही ना ह्यूमरस है। तो बताओ कहां है? अपर बोन ऑफ आर्म की लोअर बोन ऑफ आर्म? ये हो गया अपर, आई हो गया लोअर, नहीं लोअर। लोअर का मतलब वकील होता है। ये अपर बोन ऑफ आर्म हो गया, और ये क्या हो गया? लोअर बोन ऑफ आर्म। तो बताओ ह्यूमरस कहां पाया जाता है? अपर में कि लोअर में? अपर में कि लोअर में? अपर बोन ऑफ आर्म में ह्यूमरस पाया जाता है। कहता किस हड्डी में ह्यूमरस पाया जाता है? अपर की लोअर? अपर बोन ऑफ आर्म में ह्यूमरस पाया जाता है। अगला 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 157 के बाद चलते हैं हम लोग 100। ये तो सब बना देगा, बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा, जल्दी बता। अचल हड्डी कौन कौन? एगो मस्तिष्क, और ऊपरी जबड़ा की निचला जबड़ा? ऊपरी जबड़े व खोपड़ी की संधि को कौन संधि? अचल संधि कहते हैं या स्थिर संधि कहते हैं। कौन संधि कहते हैं दोस्त मेरे? अस्थिर संधि कहते हैं। यही वाला पार्ट ना, यही वाला पार्ट, इसको कहते हैं अचल संधि या अस्थिर संधि के नाम से जानते हैं। बताओ घुटने की हड्डी को जोड़ने वाले रेशों को क्या कहते हैं? हड्डी को जोड़ने वाले, किसको जोड़ने वाले? हड्डी को। अगर कह देगा हड्डी को सहारा देने वाला, टेंडन। देखो आप झोल क्या है। अगर बताओ हड्डी को सहारा कौन देता? मांसपेशी। हड्डी को सहारा कौन देता है? तो हड्डी और मांसपेशी को जोड़ के कौन रखता है? टेंडन। बोलवे नहीं करेगा। अगर आपको कह दे हड्डी को हड्डी से जोड़ता है कौन? लिगामेंट। लिगामेंट तो इंग्लिश वर्ड है। स्नायुबंध या हड्डी को मांसपेशी से, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता, बताओ कौन? अरे हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता? टेंडन। टेंडन बोले तो क्या? कंडरा। टेंडन बोले तो भाई इंग्लिश यही है, लिगामेंट और टेंडन। अब अगर आपको कह दे हड्डी को सहारा देता, फिर ये क्वेश्चन बदल जाएगा। हड्डी को सहारा देता, जैसे हम कल याद कीजिए आपको बोले थे हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी, लेकिन उपास्थियों के अध्ययन को कॉन्ड्रोलॉजी। उपास्थियों के अध्ययन को कॉन्ड्रोलॉजी, हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी। हड्डी को सहारा देता है कौन? टेंडन। टेंडन क्योंकि हड्डी को किससे जोड़ता है? एक्चुअल में हड्डी को सहारा मांसपेशी देता है। तो हड्डी और मांसपेशी को आपस में जोड़ेगा। जैसे आप पापा से जुड़ के रहिएगा तब ना आपको पापा का सहारा मिलेगा। बोले नहीं कीजिएगा। आपको पापा का सहारा कब मिलेगा? जब आप पापा से जुड़ के रहिएगा। तो हड्डी को सहारा मांसपेशी देता है, तो लेकिन इसको सहारा कब मिलेगा? जब ये मांसपेशियों से जुड़ के रहेगा। और ये जोड़ने का काम कौन करेगा? कौन करेगा? तो आपको कहेगा हड्डियों को सहारा कौन देता है? टेंडन की लिगामेंट। टेंडन की लिगामेंट। ऑप्शन दे दे मांसपेशी और टेंडन, तो एक से अधिक हो जाएगा। बोले वे नहीं करेगा। आप जकरा से जुड़ के रहिएगा वही ना आपको सहारा देगा।
जल्दी तीनों को एक जगह लिखिए। हो गया? और टेस्ट मार रहे हैं? आज मारे 1 to 5? कल भी मारे होंगे। ठीक लग रहा है कि लग रहा है कि साफे गड़बड़ है? हाँ। और दोस्त हर दिन हर टाइप का सेट मिलेगा। और एगो चीज हम आपको बता देते हैं, अंधरिया में बॉल नहीं फेंक रहे हैं। अभी से लेके एग्जाम तक तो और पूरा सिलेबस 4 बार खत्म कर देंगे, सिर्फ टेस्ट के सहारे से। अब तुम कहोगे ये कैसे होगा? बोले ये कैसे होगा? ओकर जुगाड़ ये है दोस्त मेरे कि हम अपने हिसाब से कंप्लीट करेंगे सिलेबस को। कैसे कि सारा क्वेश्चन को कम से कम 3 बार रिपीट मारेंगे, ठीक है? और जितना क्वेश्चन हमारा सेट नहीं हुआ है, हमारे यहां कोई आदमी टाइप करके क्वेश्चन सेट नहीं करता है। हमारे यहां सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में चर्चा निर्मल सर ने किया था, या जो भी लोग को दिए हैं। हमारे यहां एक सॉफ्टवेयर है जिसमें यह पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन को हमने यूज किया है या नहीं किया है। अगर हमने यूज कर लिया है तो कितनी बार किया है, और किया है तो कितना सेट पीछे किया है। जैसे कोई आदमी को याद नहीं रहेगा, वो अगर एक फ्लो एक माइंड का बच्चा होगा जो क्वेश्चन सेट कर रहा होगा, तो अगर मान लो कोई एक क्वेश्चन टाइप का सेट किया तो उसको ये पता नहीं चलेगा कि एनवायरमेंट का ये टाइप हम दिए हैं कि नहीं दिए हैं। हमारे यहां सारा क्वेश्चन कैटेगराइज है। इन्वायरमेंट में अलग अलग, अगर लिंडमान का रूल है तो उसका वो क्वेश्चन कैटेगराइज है, उसमें 6 क्वेश्चन है, यही 6 पूछता है। तो अगर उसमें सेट करेगा तो उसको बताएगा कि ये 6 टॉपिक आपने सेलेक्ट किया, ये 12 टॉपिक आपके बचे हुए हैं। उस हिसाब से हम उसी सॉफ्टवेयर, टीच नाम का एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास, और उसी सॉफ्टवेयर से हम जैसे ही कोई बंदा सेलेक्ट करने जाएगा उसको यह बता दिया जाएगा कि नॉट सेलेक्टेड येट, ये क्वेश्चन आपने कभी सेलेक्ट नहीं किया है इस एग्जाम के लिए। और अगर आपने उसको 2 बार सेलेक्ट कर लिया है तो कब कब सेलेक्ट किया है वो डेट दे देगा, और तब जाके आपको क्वेश्चन मिलेगा। रही बात क्वेश्चन पे कमेंट्स की दोस्त मेरे, तो क्वेश्चन पे तुम कमेंट्स नहीं करना, प्रीवियस ईयर पे तू कमेंट्स कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन कोई लिखता नहीं है। हम थोड़ा क्लियरली बता दें, क्वेश्चन सारे के सारे प्रीवियस ईयर से होते हैं। तो तुम अगर कमेंट्स करोगे ये पूछेगा वो नहीं पूछेगा, वो पूछेगा ये नहीं पूछेगा, अगर मतलब तू बोर्डो से ऊपर सोचने लगा है। जैसे क्वेश्चन कोई लिखता थोड़े है, क्वेश्चन कहां सेलेक्ट होता है हम बता देते हैं। जो भी जहां भी टेस्ट चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी एफसीईआरटी की किताबें उठाई जाती है, वहां से क्वेश्चन को सेट कर दिया जाता है। तो अगर आप क्वेश्चन पे कमेंट्स करते हैं तो वो की क्वेश्चन, हाँ, लेकिन जो पैटर्न आपका है वो जो सेट करेगा वो करेगा। ये आपका पैटर्न। हमारे यहां टेस्ट में हम आपको जो दे रहे हैं, हर प्रकार की डाइवर्सिटी हम खत्म कर देंगे। आपका नो रिस्क जोन में आपको लाके खड़े कर देंगे कि अगर आपको लगता है कि हम बार बार कह रहे हैं कि 9 क्वेश्चन इससे पूछा है, तो इससे हम 6 क्वेश्चन आपको देंगे, और 3 क्वेश्चन जो बचाएंगे वो 3 क्वेश्चन उस टॉपिक से देंगे जिससे आज तक पूछा नहीं है। तो आपका ये भी मैक्सिमम हो जाएगा और वो भी आपका छूटेगा नहीं। जो 9-10 में मेडाइवल मॉडर्न वाला मामला घटा वो कभी घटेगा नहीं, ठीक है? तो आपको हम उस हिसाब से कर रहे हैं दोस्त, और आप विश्वास कीजिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। अभी तो 1 to 5 वाला तो हमको लगता है टेस्ट मार के निकलता होगा, वो एमआर स्कैन कर लेता होगा। हो रहा है भाई वो एमआर? बोलो। नहीं, फिर देखो बोल दिया। किसी के पास अगर बहुत पुराना मोबाइल है, सन 1956 का, आजादी के टाइम का, तो वो जाके अपना मोबाइल चेक करवा लेगा। कितने लोग बारकोड स्कैन किए 1 to 5 वाले? हुआ था ना? तो आज वाला जो सेकंड एग्जाम होगा उसके बाद होगा। 4 से 6 में सेकंड एग्जाम है ना, अभी थोड़ा दे देंगे, तू दूसरे को देगा या कोई उस टाइप से यूज कर लेगा, इसलिए 4-6 बजे के बाद वो आपका एक्टिव होगा, ठीक ना? और 6 बजे के बाद सबका एक्टिव हो जाएगा। आज झोल ओकरा में नहीं है, इतना लोग के हुआ तो हर कहीं नहीं हुआ। सन 1957 वाला मोबाइल रख ले होगा, जाके उधर जाके चेक करवाओ। लैपटॉप में होता है, पगला उला है कि रे, लैपटॉप में कैसे स्कैन करेगा रे?
उसका पीडीएफ डाउनलोड करो, पीडीएफ डाउनलोड करके पीडीएफ के ऊपर जो बारकोड है उसको भी अब देखो। ये क्या बोला अभी, बोला कि झोल है सर, कितना घटिया शब्द बोल दिया। चलो 150 आदमी एकरा में लगल है कि थोड़ा दिक्कत नहीं हो, बोलने से पहले एकदम बदतमीजी शुरू कर देता है। चुट्टा चुप हो जाओ, ये गलत बात है कि नहीं? तुम समझो वो बिग बूस्टर ऐप पे ये लैपटॉप लेके ऐसे स्कैन मारता होगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग? अरे भाई वो एंड्रॉइड बेस पर चलता है, आप उसको विंडोज पे ले जाके चला रहे हैं, कैसे चलेगा? मुडमतिया। उसमें जो पीडीएफ आप डाउनलोड करते हैं ना, वो पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आप लोग का स्कैन हो रहा है। और कल तो 6 to 8 9 10 का नहीं हुआ था, आज से उसका भी होगा, ठीक है? और बच्चे अभी स्कैन कर भी रहे होंगे। जिसका नया हो रहा होगा ना, एक आध दूगो का नहीं होगा, जगह पुराना मॉडल के मोबाइल हो, जाके ऑफिस में मिल लेना, वो आपको एक कुछ सेटिंग्स बता देगा, कर लीजिएगा। आ जाइए इधर। हाँ 11 से 12 11 12 जब होगा तो मैं अनाउंस करेंगे। क्या था, क्या को था? देखो आज वाला में, कल वाला में, देखो ये देखो, ये सब है। अब तो चला कह देंगे कुछ तो गड़बड़ा जाएगा। कल ये हमको की कह रहा है, अभी देखो, कल 1 to 5 पीआरटी में 2-3 को मैथ रीजनिंग था। स्टैंड अप, इधर आओ, इधर आओ, भेजो। चला हम अपने आंख से गिने 29 गो है। ये पागले न है रे, इधर आओ, इधर आज तो हम फेमस कर देते हैं। नहीं 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 नहीं, आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, अभी बहुत मार मारेंगे नंदन। ये छोटा सा पागल है ये सब। आज वो गए, कहता पानी की व्यवस्था करवा दीजिए, बगल में पानी के वाटर कैनल रखल है। इधर हो, इधर। कल वाला किसके पास है पीआरटी का क्वेश्चन? लाओ, इसके लिए ताली बजाओ एक बार। कल वाला पीआरटी का क्वेश्चन, 1 मिनट ऑनलाइन वालों थोड़ा रुक जाना, छोटा सबके दिमाग खराब हो गया। कल वाला है ये बाबू, कल वाला है। 3 गो है ना, 4 गो, 5 गो, रुक ना, ये है क्या बोला, बोलो फ्रेश। 4 की 5, 4 गो 5 गो, ये कल वाला ना है। सेट नंबर 1 ले आओ है ने। ये पगला है ये सब रे बाप। देखो 1, ना ना रुक रुक, यहाँ रुक ना। 1 बोलो, हाँ 2 3 बोलो ना, हाँ 4 5 5 तो यही हो गलो। और आ जाओ 6, अपने गिनियो रहा है। 7, हाँ तो मैथ रीजनिंग दोनों मिला के ना बोला तुम? अच्छा खाली मैथ बोला 5 गो, चलो वही गिन देते हैं, तोरे बात तू ही गिन। 1 2, खाली मैथ गिन देते हैं। 3 गिने ही, 4 गिने, अरे बोलो ना रे, 4 4 4, 5 गिन, तू ही गिन। 6 रुक न रे, मैथ है। 7 मैथ है, अरे अनुपात समानुपात। 8 9 10 माध्यमातिका बहुलक। 11 बोलो, 12 13 अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। 14 15 16 17 रुक 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 18 बोलो है। 19 ये तो मिसिंग नंबर है, ये तुम कहोगे नहीं सर। 19 गो क्वेश्चन है मैथ से और 10 गो क्वेश्चन है रीजनिंग से। और तुमको हम दिए भी है, रुको, बीपीएससी टीआरई का हम दिए तुमको एनालाइजेशन, मेरे पास भी है।
देखो चला, थोड़ा दिखा देते हैं खाली। मैथ बोला ना तू, अरे रुक जा भाई। देखो तो, मैथ मैथ मैथ, क्षेत्रफल, समवर्ती, भौतिक विभाजन, रुक जा, लास्ट में है। देखो मैथ काय को गिने है 19 को। देखो ये पांचों सिटिंग का औसत निकाल के 19, लगभग 19 क्वेश्चन लिखल है। देखो तुम्हारे पास है लास्ट पन्ना, पांचों सिटिंग का औसत निकाल के लिखल काय को है 19, और रीजनिंग गिन लेना 10 गो है। अगर रीजनिंग के पांच सब सिटिंग के औसत निकाल के काय को लिखल है 10, देखो लिखल है। अब 10 को रीजनिंग होगा, चेक कर लेना। आशीर्वाद के लिए आए थे सर। पगला रे पगला, देखो रे कहते अभी बोल रहे थे तैयो मिल गया ही पगला। चला हमारे सेट बैलेंस रहता है, अटपट वाला बात नहीं बोले। हम बोले ना हम वो आदमी नहीं है तोरा पटिया पटिया के, हमारा कोनो सब्जेक्ट के नॉलेज नहीं है। आ तोरे से तोरे बात पूछ के तोरे डाउट समझाते फिरेंगे, कहेंगे आओ हमारा कोचिंग में पढ़वा, करोड़ों दो हमरा। हम कुछ नहीं पढ़ाते हैं, हम की करते हैं, हम मिटगर मिटगर बात बोलते हैं। पढ़ना बहुत जरूरी है, फॉर्म बढ़िया से भरना, वैकेंसी आ रहा है, रास्ता में है, ठीक ना। ही कोर्स खरीद लो, तोरा नौकरी हो जाएगा। और कोर्स के बारे में हमरो नहीं पता है, प्रोग्राम की पूछेगा, वो अपना मास्टर जानेगा। शाम में हम पैसा लिए घर गए, कुछ कुछ ऐसे लोग हैं, हम वो सब फालतू वाला काम नहीं करते हैं। चला हम बोले ना एक एक चीज दिखा देंगे, तोरा ये क्वेश्चन दिए हैं टेस्ट में तो क्यों दिए हैं, कोई फालतू वाला बात नहीं। मेरे पास तो एकदम 6 to 8 9 10 जो शुरू किया, 11 12 हम शुरू नहीं किया तो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आ जाओ इधर, बताओ घुटने की हड्डियों को, हड्डियों को हड्डियों को जोड़ने के लिए क्या, लिगामेंट ना। अरे दो समर घुटने गया, ऑनलाइन वालों आपका टाइम बर्बाद किए, इसके लिए एकदम सॉरी है। बताइए इसको क्या कहते हैं, पाइवोट, पाइवोट ज्वाइंट को कहते हैं धरायु संधि, क्या कहते हैं उसको। देखो ये क्वेश्चन हम आपको बताए हुए थे, बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका। हाँ वही धुराय संधि कहते हैं इसको, पाइवोट ज्वाइंट के नाम से जानते हैं, प्योर हिंदी, इंग्लिश में लिखो ना पाइवोट ज्वाइंट कहते हैं। किसके पास होता है, गर्दन और सिर को, ये यही ना। और दोस्त मेरे है ही वाला, है ही वाला। और ये लिख लो, इस सभी दिशाओं में घूमता है। एक को यही है जो सभी दिशा में, बाप रे कहता 4 एगो था, घूमता है। अरे गाजा पी के मारता है टेस्ट में। सभी दिशाओं में, कौन दिशा में, अस्थियों को सीधी रूप से सहारा देने के लिए। है देखो चला, है ने अस्थि को सहारा कौन देगा, मांसपेशी। कब देगा सहारा, जब ये दोनों जुड़ा हुआ रहेगा। इस आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यही है, किसके द्वारा, टेंडन के द्वारा ना। अरे टेंडन है ना अस्थि मांसपेशी को जोड़ता है, हो अस्थि और मांसपेशी को क्या करता है, जोड़ता है। बोलो हो, ये समझा कि नहीं। आज का सुपर टॉप क्वेश्चन यही है, अस्थि अस्थि को जोड़ता कौन है, लिगामेंट। अस्थि और मांसपेशी को जोड़ता है टेंडन, लेकिन अस्थि को सीधी रूप से सहारा देता है टेंडन। समझ में आया कि नहीं। लड़का यहां देखेगा अस्थि, मारेगा लिगामेंट, अब मामला हो जाता तो गड़बड़। अगला आपने ना मारिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 162। घोंघा, घोंघा घोंघा जानते हैं, घोंघा घोंघा, इस लाइन को ठीक करिएगा थोड़ा सा। घोंघा की अगर हम बात करें, घोंघा किस प्रकार की संरचना होती है। घोंघा में कवच हो जाएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। घोंघा में बताओ किस प्रकार की संरचना होती है, मांसल ना। इसका जो कवच होता है वो बना होता है दोस्त मेरे कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है, महाभिवियाय। घोंघा में किस प्रकार की संरचना होता है, मांसल संधि होता है। घोंघा खाए हैं, इतना टेस्टी लगेगा क्या ही बताएं।
घोंघा में किस प्रकार की संरचना होती है? मांसल। और घोंघा का कवच किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। आज बताओ कैप्सूल का कवच कवर किसका बना होता है? जिलेटिन का। लिख लो, अंडा का कवर कैल्शियम कार्बोनेट का। कैप्सूल जानते हैं, वो जो कैप्सूल आपको लगता है प्लास्टिक है, लेकिन एक्चुअल में उसका कवर किसका बना होता है? जिलेटिन का बना होता है। और जिलेटिन जल में घुलनशील है, तब तो प्लास्टिक है, लेकिन अगर खाते हैं तो जिलेटिन घुल जाता है। मोती का मुख्य अवयव, अरे मोती का मुख्य अवयव कैल्शियम कार्बोनेट। कवच बना होता है घोंघा का कैल्शियम कार्बोनेट। अंडा बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट। चौक बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट। खड़िया बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन कैप्सूल का बाहरी आवरण बना होता है जिलेटिन का। आज जिलेटिन लिख लो, जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। हाँ, गलता, घुलने का मतलब की हुआ? नहीं, हानिकारक होता तो लोग खाता। देखिए, अधिक टेबलेट लोग इसलिए कहता है नहीं खाना चाहिए, क्योंकि टेबलेट जब आप रक्त में आपका घुलनशील होगा तो आपका रक्त मोटा हो जाएगा। तो किडनी छानने में, छन्नी से आप दूध को छानिए, आप मोटा गाद छानिए, दोनों में फर्क नहीं है। तो किडनी में जो आपका नेफ्रॉन होता है, जिसको आप छन्नी कहते हैं, वो छान नहीं पाता है, जिसके कारण आपका जो है किडनी खराब हो जाता है। लिखे, बताओ मोती का मुख्य अवयव कैल्शियम कार्बोनेट। कवच किसका बना होता है? घोंघा का कवच किसका? कैल्शियम कार्बोनेट। अंडा का कवच कैल्शियम कार्बोनेट। कैप्सूल का कवच जिलेटिन। जिलेटिन जल में घुलनशील। ये घोंघा जो है दोस्त मेरे, तापमान के अनुसार अपना लिंगे बदल लेता है। महा भी आए, मतलब अब समझो ये कितना बढ़िया, गर्मी में मेल और ठंडी में फीमेल। ऐसा हम लोग के साथ होता तो कितना बढ़िया होता, नहीं होता? घोंघा एकमात्र ऐसा जानवर है, या बहुत सारे सरीसृप हैं, आपको घोंघे पूछेगा जो तापमान के अनुसार अपने लिंग का क्या करता है? परिवर्तन। लिखिएगा, घोंघा, घोंघा वहां भी आए, तापमान के अनुसार अपना लिंग बदल लेता है। घोंघा तापमान के अनुसार अपना लिंग क्या करता है? बदल लेता है। घोंघा तापमान के अनुसार अपना लिंग क्या कर लेता है? बदलता। बताओ घोंघे का बाहरी कवच जो है किसका बना होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। मोती का मुख्य अवयव कैल्शियम कार्बोनेट। अंडा कैल्शियम कार्बोनेट। जे कैप्सूल जिलेटिन। जिलेटिन जल में घुलनशील। क्लियर है? अब दोस्त मेरे बढ़ते हैं आगे। द नेक्स्ट वन इज 163। कहता क्या है बताओ? अस्थियों और पेशियों में जो संकुचन होता है, जो आप कभी कभी देखिएगा बुढ़ापे में आपकी पेशियां संकुचित होती है कि फैलती है? संकुचित होती है। तो कहते हैं दोस्त मेरे, अस्थियों और पेशियों के संकुचन और विस्तार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शिथिलन और संकुचन कहते हैं। या तो शिथिलन मतलब सिकुड़ जाना, या इसी को संकुचन भी कहते हैं। ये लेकिन और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे। मायोसिन प्रोटीन का नाम सुने हैं? उसके बारे में शिथिलन और संकुचन लिख लो। अस्थियों की कौन सी जोड़ विभिन्न प्रकार की होती है? इसको चलक काट दो, ये अभी नहीं पढ़ना है, हम क्लास 7th में इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। अस्थि के जोड़ का प्रकार काट दो इसको। अस्थि का जोड़ का प्रकार जो है इसको काट दीजिए। ये अभी आपको हम पढ़ाएंगे किसमें? अगला अगला अगला। बता दो खोखली हड्डी किसमें पाई जाती है? लेकिन दोस्त मेरे खोखली को ही खोलदार भी कहते हैं। जैसे देखिए क्या मामला है। अब अगला चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर नहीं यही है क्या? जंतुओं की गति से में चैप्टर है क्या? अच्छा कोई बात नहीं। पक्षियों की अस्थियां किस प्रकार की होती है? तुमको पूछेगा खोखली, ताकि उड़ने में उसको क्या मिले। लेकिन दोस्त आपका जो SCERT है उसमें खोलदार दिया हुआ है। खोलदार समझते हैं ना? अरे तकिया का खोली समझते हैं, उसी को खोलदार कहते हैं। अगर आप चिड़िया खाए होंगे, खाए हैं जी, खोखला या खोलदार लिखो, लिख लिए। खोखला या खोलदार होता है पक्षियों की अस्थियां, जितना उड़ने वाला होता है। अच्छा कभी मुर्गा का टंगड़ी चूसे हैं? उसके बीच में से नहीं खाए हैं जी?
देखिए, और एकदम आर पार जो है आपको दिखाई देगा, एकदम खोलदार होता है। कहते हैं खोखली या खोलदार होती है, ऐसी होती है। इसको ही देखो, खोली टाइप का नहीं होता है, इसके बीच में सारा जो है कलेजी फेफड़ा गुर्दा रहता है, जो हम लोग बड़े चाव से खाते हैं। श्वास के बाद, देखो, श्वसन के बाद ध्यान से समझना, पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं? चैप्टर नंबर 10 सजीव और निर्जीव। ये तो पता होगा, जो जिंदा है वो सजीव है, जो मर गया वो निर्जीव। अभी क्लास 6 से थोड़ा पढ़ाए, लेकिन 8 9 के भी हम बहुत बात थोड़ा पढ़ा दिए हैं दोस्त। 3 समझना, अभी तो 6 से चल रहा है, वहां जाएंगे तो बहुत बात थोड़ा हम पढ़ा चुके हैं इधर। ध्यान से समझना, श्वास के बाद छोड़ी गई हवा कौन सी गैस शामिल है? अब वो डिपेंड करता है कि कौन छोड़ रहा है। देखो ध्यान से समझना, श्वसन में, श्वसन तो पौधा भी करता है और जंतु भी करता है। अगर पौधा छोड़ेगा तो ऑक्सीजन छोड़ेगा, कितना % छोड़ेगा ये हम आगे पढ़ेंगे। और अगर जंतु छोड़ेगा तो क्या छोड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग पौधा है कि जंतु? हम लोग क्या है? तो पौधा अगर श्वसन में छोड़ेगा, श्वसन में छोड़ेगा, तो पौधा छोड़ेगा तो क्या छोड़ेगा? ऑक्सीजन। तब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। जल्दी लिख, श्वसन में छोड़ेगा, पौधा होगा तो ऑक्सीजन। हाँ, रुक 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 रुक, उल्टा हो गया। अरे रुकना यार, पौधा श्वसन में छोड़ेगा, ठीक तो लिखे रे चोट्टा, क्या है रे? खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, बताओ। छोड़ेगा? अरे तोरे से पूछ रहे हैं, पौधा तो प्रकाशित संश्लेषण में छोड़ेगा, और कौन जुगाड़ है? पिछवाड़े से छोड़ता है ये। एक मिनट भाई, सुनने तो दो, प्रकाश संश्लेषण की ही बात हम कर रहे हैं। अरे दोस्त मेरे, श्वसन में छोड़ेगा, इसका मतलब यहां जो हम सेंस ले रहे हैं, यहां ले, इसको हम थोड़ा सा बदल देते हैं, गैस छोड़ेगा, पौधा छोड़ेगा ऑक्सीजन, जंतु छोड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके श्वसन और प्रकाश संश्लेषण को हम लोग अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, ठीक है? क्लियर, लिख लो, गैस छोड़ेगा, पौधा में कौन? ऑक्सीजन, थोड़ा डाउट नहीं होगा। और जंतु में कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। लिखा? अरे देखो फिर वही बात, छोड़ेगा हीलियम, हीलियम नहीं छोड़ेगा कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं तो हम ऑक्सीजनों छोड़ते हैं, क्या तरह बोला नहीं छोड़ते हैं? हम 21% लेते हैं, 4 से 6% लौटा देते हैं, छोड़ देते हैं। हम बात ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कर रहे हैं, जिसमें मुख्यतया की बात कर रहे हैं। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, क्या ऑक्सीजन हम ग्रहण कर लेते हैं? हम ऑक्सीजन का कुछ परसेंटेज, ज्यादा परसेंटेज हम ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं और कम छोड़ देते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जितना ग्रहण करते हैं लगभग उतना छोड़ देते हैं। नाइट्रोजन जितना ग्रहण करते हैं लगभग उतना छोड़ देते हैं। छोड़ते तो हम जे चीज लेते हैं सब चीज छोड़ते हैं। हम यहां मुख्यतया की बात कर रहे हैं। अगर आपको कह दे कि गैस छोड़ेगा पौधा, कौन? ऑक्सीजन। और बताओ, जंतु कभी ऑक्सीजन छोड़ सकता है? जंतु ऑक्सीजन छोड़ेगा? यहां पर मेनली हम लोग जंतु को कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, यानी उत्पादित करने का सेंस यहां ले रहे हैं। वैसे छोड़ने और लेने का क्या बात है, सब चीज सब ले रहा है, सब चीज सब छोड़ रहा है। पौधा की बात करेंगे तो क्या छोड़ेगा? ऑक्सीजन। हम लोग पौधा, बताओ कौन सा ऐसा पौधा है जो रात में अधिक ऑक्सीजन छोड़ता है? सबको पता होगा। आ जाओ इधर, कहते हैं श्वास के बाद छोड़ी गई हवा में कौन सी गैस शामिल होती है? बताओ कौन सी गैस शामिल होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। किसके द्वारा है ये? मनुष्य के लिए। किसके लिए? मनुष्य का। पौधा छोड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन इस पर और चर्चा हम लोग करेंगे, श्वसन प्रकाश संश्लेषण को अलग अलग करके पढ़ेंगे तब। उत्सर्जन में किस पदार्थ का निष्कासन होता है? बताओ किसका? हम लोग जो उत्सर्जित करते हैं तो किस पदार्थ का निष्कासन करते हैं? अपशिष्ट का। किसका? किसके द्वारा? नलिकाओं के द्वारा। एगो चीज हमेशा ध्यान रखना, जंतु जो है, कोई भी जंतु हो, वो नलिका के द्वारा। किसके द्वारा? अरे हम जंतु हैं तो हम नलिका के द्वारा ही ना छोड़ते हैं। किसको छोड़ते हैं? अपशिष्ट को। जंतु नलिका के द्वारा क्या छोड़ता है? क्या छोड़ता है?
अपशिष्ट छोड़ता है। जंतु नलिका के द्वारा क्या छोड़ता है? अपशिष्ट छोड़ता है। जल्दी ली, कोई भी जंतु हो। कोई भी जंतु हो, नलिका के द्वारा क्या छोड़ता है? अपशिष्ट छोड़ता है। बताओ, उत्सर्जन में किस पदार्थ का निष्कासन होता है? कोई भी जो उत्सर्जन करेगा तो किसका? अवांछित की वांछित? अवांछित पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसकी वांछना हमें नहीं है। अवांछित पदार्थ वो पदार्थ होता है जिसकी वांछना हमें है। तो बताइए आंसर क्या होगा अगला क्वेश्चन का? अगला 67 के बाद चलते हैं हम लोग 68 में। बताओ, कुत्ता का पिल्ला, कुत्ता का पिल्ला वयस्क होने में कितना समय लेता है? कितना महीना? कुत्ता का पिल्ला वयस्क होने में कितना महीना? 12 महीना लेता है। लेकिन बताओ कुत्ता का उम्र कितना? 10 से 12 महीना। लिख लो, कुत्ते का पिल्ला वयस्क बनने के लिए 12 महीना। कुत्ते का उम्र लिखना, कुत्ते का उम्र 10 से 12 साल। महीना न साल की चार वयस्क में मर जाए। कुत्ते के पिल्ले वयस्क बनने के लिए कितना महीना? 12 महीना। अब ये क्वेश्चन जब पूछेगा तो कहेगा आउट ऑफ सिलेबस, जबकि एससीईआरटी में दिया हुआ है। कुत्ते का पिल्ला वयस्क बनने में कितना? 12 महीना। लेकिन कुत्ते की उम्र कितनी? 10 से 12 साल। लिख लिए? अब हमको ये बताइए दोस्त मेरे कि सभी बताओ, तो आपको क्वेश्चन पूछता है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है कि जीवों के अस्तित्व को बचाने के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? वातावरण, वातावरण, प्रजनन। जीवों का अस्तित्व बचाने के लिए क्या जरूरी है? प्रजनन। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लो, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। जीवों का अस्तित्व बचाने के लिए प्रजनन आवश्यक है। जीवों का अस्तित्व बचाने के लिए क्या जरूरी है? प्रजनन जरूरी है। सभी जीव किस प्रक्रिया के द्वारा अपना संतान जन्म देते हैं? आंसर क्या होगा? प्रजनन। जीवों के अस्तित्व को बचाने, 9th क्लास में ही दिया हुआ एनसीईआरटी में कि जीवों के अस्तित्व को बचाने के लिए क्या जरूरी है? प्रजनन। तथा कौन से पौधे अपने कोशिक भागों द्वारा नए पौधे उत्पन्न करते हैं? कोशिक नहीं होगा, यहां कोशित होगा। गुलाब, देखो ये मामला क्या है। कोशित भाग मतलब होता है कायिक प्रवर्धन। सुना है? नहीं सुना है? कायिक प्रवर्धन में क्या होता है कि कोशित भाग, कोशित भाग मतलब उसका कोई एक भाग को काट कर लगाते हैं। लिख लो, तना, जड़ को काट कर लगाना। अब कायिक प्रवर्धन पूछेगा तो सब लिख देगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल हमारे यहां क्या है? गुलाब। कैरोटन का नाम सुने हो? कैरोटन। इस सब में कायिक प्रवर्धन होता है। हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन। बट इस सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। लिखे? कायिक प्रवर्धन, कोशित भाग इसी को कहते हैं। तना, जड़ को काट कर लगाना। गुलाब, कैरोटन इत्यादि। कौन सा पौधा अपने कोशित भागों द्वारा नए पौधे उत्पन्न करता है? गुलाब, आलू, लिली। इस सब कायिक प्रवर्धन के द्वारा, यानी कोशित भाग के द्वारा नए पौधे उत्पन्न करता है। लिखे? अगला 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 में चलते हैं। अगला कहता है दोस्त मेरे कि सजीव वस्तुएं किस प्रकार के से अपने आकार की वृद्धि करती है? सजीव वस्तु किस प्रकार से आकार की वृद्धि करती है? उचित पोषण प्राप्त करके। अरे बोलो ना, आपको कहेगा बताओ सजीव वस्तु किस प्रकार से अपने आकार में वृद्धि करती है? उचित पोषण प्राप्त करके अपने आकार में वृद्धि करती है। पीछे हम आपको पढ़ाए थे सबसे अधिक ऊर्जा किसमें?
वसा में, और तुरंत ऊर्जा ग्लूकोज में। आज बताओ, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन जो खाद्य पदार्थ जमा होता है, कौन? ग्लूकोज की, फ्रुक्टोज की, गैलेक्टोज की, माल्टोज? अरे छोटा, ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया याद करो, C6H12O6 ना बनता है। आपको कहेगा प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद कौन? ग्लूकोज। कौन? ग्लूकोज। कहते सभी जीवों में वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था में क्यों होती है? क्योंकि उन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर आपको सभी जीवों में वृद्धि प्रारंभिक अवस्था में क्यों होती है? क्योंकि उन्हें अधिक ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। मनुष्य में भी प्रारंभिक अवस्था में ही वृद्धि होता है, 30-32 साल तक वृद्धि होगा, उसके बाद वृद्धि नहीं होगा, क्योंकि वो उस समय अधिक ऊर्जा कंज्यूम कर पाता है। यानी वृद्धि के लिए ऊर्जा, ऊर्जा यानी ऊर्जा के रूप में हमें क्या लेते हैं हम? प्रोटीन। शरीर की वृद्धि में किसका आवश्यकता है? प्रोटीन का। बता, मनुष्य की उम्र किस अवधि में सबसे अधिक वृद्धि होती है? याद रखना, 13 से 14 साल की उम्र में मनुष्य की शरीर में सबसे अधिक वृद्धि होगी। अब वृद्धि किसके कारण? अरे वृद्धि का संबंध किससे है? प्रोटीन से। मनुष्य की उम्र में किस अवधि में सबसे अधिक वृद्धि होती है? 13 से 14 साल। कुत्ते का पिल्ला कितने दिन में वयस्क होता है? कितने दिन में? 12 महीने में। और कुत्ता की उम्र कितना? 10 से 12 साल। कुत्ते की उम्र कितनी? 10 से 12 साल। क्वेश्चन नंबर कितना में चलते हैं? 74 ना। अब मनुष्य में सबसे अधिक वृद्धि कितना से कितना उम्र में? 13 से 14। 13 से 14 साल की उम्र में उसको अगर सही से प्रोटीन दिया जाए तो उसका शरीर बहुत तेजी से वृद्धि करता है। पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से उपयोग करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में। अरे बोलो ना रे, प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं? CO2 H2O से अभिक्रिया करता है, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। और ये देता है C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। बताओ 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 बताओ, ये जो O2 है, ये O2 कहां से आया है? ये O2 कहां से आता है? जल से। आई CO2 से क्या मिलता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कभी कभी यहां लिख देता है ग्लूकोज, या यहां लिख देगा पोषक तत्व, या यहां लिख देगा खाद्य पदार्थ, या यहीं लिख देगा कार्बनिक पदार्थ। ये सब इसी का नाम है। अगर इसके नाम की बात करोगे तो इसका सब नाम है। इसको हम लोग क्या क्या कहते हैं? ग्लूकोज। क्या कहते हैं इसको? ग्लूकोज। इसी को क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। इसी को हम लोग कार्बनिक पदार्थ कह दें। हो क्यों कह दें? क्योंकि इसमें क्या है? कार्बन। इसमें कार्बन होते हुए भी कार्बनिक पदार्थ नहीं है। CO2 को कार्बनिक पदार्थ नहीं कहते। आपको बताओ, कार्बनिक पदार्थ होने के लिए क्या जरूरी है? कार्बन नहीं। कार्बनिक पदार्थ होने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है। इसमें देखो कार्बन और हाइड्रोजन है, इसमें है क्या? नहीं है। एक लाइन लिख लो, कार्बनिक पदार्थ के लिए कार्बन और हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है। कार्बनिक पदार्थ के लिए कार्बन और हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है। कार्बनिक पदार्थ के लिए कार्बन और हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है। कार्बन और किसका होना? हाइड्रोजन का होना अनिवार्य। बताओ, पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से उपयोग करते हैं? फोटोसिंथेसिस। अरे इसी को नहीं कहते प्रकाश संश्लेषण? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। अब प्रकाश संश्लेषण दिन में कि रात में? दिन में। श्वसन दिन और रात दोनों में। लाजवंती के पौधे में कौन सा गुण प्रेरित करता है? उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती है। स्पर्श ना। अरे बोलो न रे। इसका और डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, क्यों स्पर्श करते हैं तो ऐसा होता है। इस पर हम लोग क्लास 8th में जाएंगे तो बात करेंगे। लाजवंती के पौधे का कौन सा गुण प्रेरित करता है कि उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती है? आंसर क्या हो जाएगा? स्पर्श। स्पर्श ना हो, स्पर्श कीजिएगा लाजवंती के पौधे को तो वो सिकुड़ जाता है। अगला है आपका 176। बताइए, ये क्वेश्चन एकदम सॉलिड है। बताइए इसका आंसर। ये कहता है दोस्त मेरे, क्या कहता है? विकास के किस अवस्था में
पौधे के भ्रूण की वृद्धि होती है? देखो दो बात है, आपको कहेगा विकास के किस अवस्था में पौधे के भ्रूण की वृद्धि होती है, कहेंगे कौन अवस्था में? बीज। लेकिन कहेगा भ्रूण की वृद्धि होती कहां है? भ्रूण की वृद्धि कहां होती है? दोनों अलग अलग मामला है। कहां होती है तो कहेंगे अंडाशय में। अरे अंडाशय में ही ना भ्रूण की वृद्धि होती है। निषेचन के पश्चात जो भ्रूण बनता है उसकी वृद्धि कहां होगी? अंडाशय में। और वहीं से बीज और फल का निर्माण होगा। पराग कोष से क्या होता है? पराग कण निकलता है, और वही पराग कण वर्तिकाग्र पे जाता है तो उसको क्या कहते हैं? परागन। क्या कहते हैं? तो कहते हैं भ्रूण की वृद्धि कहां होती है? अंडाशय में। विकास के किस अवस्था में पौधे भ्रूण में वृद्धि करते होती है? बीज में। किसमें? बीज में। आंसर हो जाएगा बीज में। द नेक्स्ट वन इज, देखो टीआरई का कुछ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, सबके लिए है दोस्त मेरे। हम बार बार कहते हैं सबका सिलेबस लगभग सेम है, साइंस में कोई झोल नहीं, हिस्ट्री नहीं है। तिलचट्टा में मैलपीगी पढ़ेंगे हम लोग, मैलपीगी नलिका आगे, वैसे क्वेश्चन यहां भी बन जाएगा। मैलपीगी नलिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? तो नलिका के द्वारा हम बोले थे अभी क्या होता है? किसी भी नलिका के द्वारा क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन। पढ़ाए थे ये दोस्त मेरे, बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है, टीआरई 2 का क्वेश्चन है, 6 to 8 वालों का डेट लिखा हुआ है, जाके मिला लेना। तिलचट्टा में मैलपीगी हम पढ़ाएंगे आगे, नलिका द्वारा, ऐसे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नलिका मतलब किसी का भी नलिका होगा तो उसके द्वारा क्या होगा? उत्सर्जन। हमारा जो नलिका है उसके द्वारा हमारा क्या होता है? उत्सर्जन। कहीं भी नलिकाएं होंगी तो वहां, यहां नलिकाएं हैं, इससे क्या होता है? उत्सर्जन। आंसर बता दीजिए क्या होगा? क्या होगा आंसर? उत्सर्जन होता है। एक और क्वेश्चन है, देखिएगा, गौर फरमाइएगा। ये क्वेश्चन जो पूछा है, बच्चा खूब पढ़ के गया, मधुमक्खी में फॉर्मिक एसिड, मधुमक्खी में फॉर्मिक एसिड। हम बोले तो फॉर्मिक एसिड का ही दूसरा नाम क्या है? मिथेनोइक एसिड। ये भी क्वेश्चन दोस्त मेरे मीथेथो होगा यहां। बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है 9-10 का, मधुमक्खी के डंक में कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है? मिथेनोइक एसिड, इसको कहते हैं HCOOH। इसी का दूसरा नाम है फॉर्मिक एसिड। कौन एसिड? कौन एसिड? एक क्वेश्चन जो आपको हम पढ़ाए हैं, देखते हैं बच्चा आप बना पाते हैं कि नहीं। बनाइए इस क्वेश्चन को। कहते हैं पराग कोष, इसकी बात हो रही है, याद है ना? पराग कोष में शामिल है पराग कौन? बीपीएससी टीआरई 6 to 8 का क्वेश्चन है। डेट मिला लो। अब तो दे दिए, दे जाके तुम घर पे चेक कर लेना। कुछ कुछ कोका का भी लोग इन्हें पूछता है, अभी बैठे लोग पढ़ने, लेकिन उधर दो ये सब लगा है, पूछा है रे कितना तू होशियार है रे। अरे बाप रे बाप, चटमल कहीं का। कुछ तो सुनो, हम बोले ना, हम अगर कह दे कि तुम देश बढ़िया चलाओगे कि मोदी जी, थोड़ा देर के लिए कहेगा सर हमको आधा घंटा का समय दीजिए, जरूर आपको सोच के बताएंगे हम बढ़िया चलाएंगे मोदी जी। चुट्टा कहीं। ध्यान से समझ लो, ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई का, डेट नोट कर लो, 19/7/2024 का क्वेश्चन है, टीआरई 3.0 का। कोई दिया है? ये दिया था तो रमे। अरे हाँ कि नहीं बोलो। पराग को आई तो तुरा एक बार में मारेगा तू। पराग कोष, पराग कोष, पराग कोष, यही ना है पराग कोष। ये बताओ तो मेल पार्ट है कि फीमेल? मेल। मेल में 3 पार्ट, एगो पराग कोष, एगो पराग कोष, आई तंतु, आहे पराग कण। तो क्वेश्चन पूछता पराग कोष में शामिल है पराग कण, कहेगा पराग कण के द्वारा होता है परागन। बोलन रे, पराग कोष के द्वारा होता है परागन। अब पराग कोष में है पराग कण,
बोले मैं नहीं करेगा। ये यहां बताओ, पराग कोष में शामिल है, पराग कण की परागन, पराग कण। बुझा रहा है कि हवा हवाई है। हम चला तोरा अगर लगता है कि ये लाइन नहीं पूछेगा तो हमारा उतना फालतू के समय नहीं है कि जो नहीं पूछेगा उतना पढ़ाते रहेंगे। ये बैच खत्म होगा फिर दोसर देंगे, पैसा आएगा, ठीक ना। तो इसलिए समस्या यह है चला कि तुम किसी को अपने से बड़ा मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तुरा लगता है धरती पे सबसे ज्यादा बुद्धियार हम ही पैदे लिए हैं। एकदम अस्थिर हो जाओ, पहले विद्यार्थी बनो, और विद्यार्थी हमेशा विनम्र होता है। अपने अंदर विनम्रता लाओ। समझा कि नहीं समझा? अरे बोलो। ई जे पराग कण जो जाएगा वर्तिकाग्र पर, यह क्रिया क्या कहलाएगी? परागन ना। आई पराग कण है, आई क्या है? परागन। आई किसके द्वारा होगा? कीट के द्वारा। किसके द्वारा? कीट के द्वारा, हवा के द्वारा। होगा कि नहीं होगा? बोले वह नहीं करेगा। पक्का। इधर जो होगा वो निषेचन होगा, इधर जो होगा ये क्या होगा? परागन। नहीं है समझा होगा? सबसे बड़ी हड्डी फीमर, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। कान की 3 हड्डी कौन कौन? इनकस, बोला ना, मेलस, फीमर। पक्का ना। जांग की हड्डी फीमर ना। बोले वह नहीं करेगा। स्टेफिस, इनकस, मेलस, ये 3 को कहां की हड्डी? कान की। जांग की सबसे बड़ी, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन? फीमर। हड्डी में कैल्शियम की, फास्फोरस की, दोनों। इनामेल में कैल्शियम फॉस्फेट भी और कैल्शियम का। आमतौर मोर देन 1 ऑप्शन भी गलत नहीं होने देंगे, ठीक है। अगर आपको कह देगा हड्डियों में पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस, बोले वह नहीं करेगा। कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डी को सहारा देगा, लिगामेंट, स्नायु। हड्डी और मांसपेशी को सहारा देगा टेंडन, कंडरा। हड्डियों को सहारा देगा मांसपेशी, अर्थात हड्डी और मांसपेशी। हड्डियों को जो सहारा देगा वो कौन होगा? टेंडन की लिगामेंट। क्योंकि हड्डी को सहारा कौन देगा? मांसपेशी। और हड्डी से मांसपेशी का जुड़ना टेंडन की लिगामेंट, टेंडन की लिगामेंट, टेंडन की लिगामेंट। खाद्य पदार्थ का टेस्ट किया जाता है कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट। कौन सल्फेट? कॉपर सल्फेट। जिलेटीन में कैप्सूल का बाहरी आवरण किसका? जिलेटीन का। और जिलेटीन जल में घुलनशील क्यों? घुलनशील। जिलेटीन जल में, जिलेटीन जल में, जिलेटीन जल में, जिलेटीन जल में घुलनशील। अब बताओ अंडे का बाहरी आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का। मोती का मुख्य अवयव कैल्शियम कार्बोनेट का। जिलेटीन किसका बाहरी परत? कैप्सूल का। किसका? कैप्सूल जल में घुलनशील क्यों? घुलनशील। कैप्सूल जल में घुलनशील होता है। कौन? क्योंकि उसका बाहरी आवरण दिखता तो प्लास्टिक का है, लेकिन होता क्या है? जिलेटीन का। किसका? जिलेटीन का। जिलेटीन जल में क्या होता है? घुलनशील। क्या होता है? घुलनशील। और हाँ, कार्बनिक पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें कार्बन हो कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो, उसे कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। बताओ हमको, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो तो इसका मतलब CO2 कार्बनिक है कि नहीं है? है। अरे चुट्टा कथा है। CO कने ध्यान है तो है। CO2 में कार्बन है? नहीं है। कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए वो कार्बनिक पदार्थ नहीं है। बोलो न रे, अरे बोलो ना रे। तो दोस्त मेरे, कार्बनिक पदार्थ होने के लिए कार्बन भी होना चाहिए, हाइड्रोजन भी होना चाहिए, हाँ कि ना? बताओ कौन ऐसा है जो ऑक्सीजन देता है? एकमात्र है प्रकाश संश्लेषण। पूरे पृथ्वी पर एकमात्र पदार्थ है जकर नाम है प्रकाश संश्लेषण। मतलब एकमात्र प्रक्रिया है जिसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। बताओ, क्रोमेटोग्राफी मिश्रण से अवयवी तत्वों को अलग करना क्या कहलाता है? क्रोमेटोग्राफी।
क्रोनोलॉजी कहते हैं समय का क्रम। क्रोनोलॉजी समय का क्रम, क्रोनोलॉजी समय का क्रम। क्रोमेटोग्राफी मिश्रण से अवयवी तत्वों को अलग करना। बोलो हाँ। अब बताओ, गर्दन में पाइवोट ज्वाइंट, यहां कंधा के पास बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट। क्लियर है? बोलो ना रे। आगे माय अभी तो दोस्त क्लास 6 में ही है। 8th जब पार करेंगे ना तो आपको बहुत सारा चीज जो है अपने कॉन्फिडेंस में आप आ जाइएगा कि जैसे आप वो इतिहास मारते हैं ना अकबर के बेटा के, वैसे आप मोर देन वन ऑप्शन अगर नहीं मारिएगा तो फिर काहे पढ़ेंगे। लेकिन कंडीशन वही है, क्रमबद्ध ज्ञान को। आज चला कितना सिंपल तो हम बोले हैं, आप हमको पैसा नहीं दीजिए, पेड कोर्स आप कहीं और पढ़ लीजिए।